नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब के साइंस और टेक्नोलॉजी के सेशन के 6वें चरण में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप पिछले सेशन में देख चुके हो, क्लासिफिकेशन का यह क्रम निरंतर अनवरत रूप से जारी है और आज बारी है किंगडम प्लांटी की। आज हम पेड़ पौधों के क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे और क्लासिफिकेशन ऐसा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आवश्यक हो। आज उन सवालों के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए। तो प्लांट किंगडम या एक शब्द का इस्तेमाल हम अभी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमने लिखा है, जनरली आप जानते हो, एक शब्द होता है प्लांट। प्लांट को आप हिंदी में कहते हो पौधा या पेड़। हमने यहां शब्द का प्रयोग किया है प्लांटी, TAE। तो ध्यान रखना, प्लांटी जो है ये बहुवचन है। किसका? प्लांट का। ये प्लांट का बहुवचन है, यानी बहुत सारे प्लांट का विवरण इस बिंदु पर या इस चैप्टर पर आपको मिलने जा रहा है। इसीलिए शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं प्लांटी। RH बिटकर साहब ने मुनेरा किया, प्रोटेस्टा किया, फंजाई किया और शब्द जो अगला इस्तेमाल किया वो प्लांटी है। और प्लांटी के बाद लास्ट में अब एनिमल किंगडम आएगा, जिसको RH बिटकर साहब ने एनिमेलिया के नाम से लिखा है। तो चलिए प्लांटी के बारे में प्रमुख बातें शुरू करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं किंगडम प्लांटी की। आइए लिख लीजिए पहले किंगडम प्लांटी। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, PLANTAE। पहला पॉइंट इस पर लिखते हैं, ये पादप जगत है। इसमें पादप जगत में बहुकोशिकीय, ध्यान दीजिएगा, बहुकोशिकीय शब्द अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे मल्टी सेलुलर, यानी एक कोशिका नहीं, बहुत सारी कोशिकाएं इसके साथ जुड़ेंगे, मल्टी सेलुलर। दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं यूकैरियोटिक, यानी विकसित प्रकार की कोशिका जिसमें न्यूक्लियस स्पष्ट होगा। हर टर्मिनोलॉजी को स्पष्ट करते चलेंगे। यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इस पर भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, इस पर भी डिस्कशन हो सकता है, इसलिए पहली लाइन इसी के बारे में हमने लिखा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, इसके अंदर आते क्या क्या है? इसके अंदर आएंगे एल्गी, यानी शैवाल। और शैवाल कौन कौन से? 3 तरह की शैवाल मिलती है बच्चों, एक लाल, एक ब्लू और एक ब्राउन। सबके बारे में आगे हम आपको विवरण देंगे। 3 तरह की शैवाल, रेड, ब्लू, ब्राउन। इसके अलावा इसमें आते हैं मांस। ये सब आपके आसपास होते हैं, सभी संरचनाएं या सभी प्लांट आपके आसपास हैं। आज उनको पहचानेंगे हम। मांस, फर्न, तथा बड़े बड़े पेड़ पौधे शामिल होते हैं। ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट। यानी जब प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो इसमें एल्गी आएगा, मांस आएगा, फर्न आएगा और बड़े बड़े पौधे आएंगे। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं कि ये पौधे तो हैं, पर क्या सभी पौधों में क्लोरोप्लास्ट होता है? इसका जवाब आपके पास होगा कि जब पौधे हैं, प्रोड्यूसर हैं,
तो सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करते हुए खाना बनाते होंगे तो क्लोरोप्लास्ट पक्का होगा। हम ये लिख रहे हैं पॉइंट, आप ध्यान से लिखिएगा इसको और ध्यान से सोचिएगा। अधिकांशतया माने ज्यादातर शब्द का इस्तेमाल देखिएगा। अधिकांशतया प्लांटी किंगडम के जीव हरित लवक युक्त, अंग्रेजी में कहते हैं इनको क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट होते हैं। हमने यहां पर एक बात छिपा ली। हमने छिपाया क्या? सभी को नहीं लिखा, मतलब कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट का पिगमेंट नहीं होगा, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है। आगे हम बताएंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। पादप जगत को जो चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बता दें इसी पन्ने पर कि पादप जगत को मुख्य रूप से संरचना तथा संवहन ऊतकों के आधार पर याद करिएगा। स्ट्रक्चर एक तो संरचना और दूसरा कंडक्शन टिश्यू। कंडक्शन टिश्यू का मतलब आपको याद आता होगा कि पेड़ से पानी जड़ों के द्वारा सोखा जाता है, पत्ती तक पहुंचता है। तो क्या इसके पास कोई ट्रक है क्या? कोई वाहन है क्या? नहीं। इसको ले जाने वाला और वहां से बने हुए खाने को सप्लाई करने वाला कोई न कोई सिस्टम तो होगा, और जो ये ले जाता है, जो परिवहित करता है, वही तो संवहन ऊतक है। और आपको याद आ गया होगा ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो संवहन ऊतक यही कहलाते हैं। तो संवहन ऊतक के आधार पर और पेड़ की संरचना के आधार पर पादप जगत को 3 भागों में, 3 समूहों में बांटा गया। याद करिए, पादप जगत को 3 समूहों में बांटा गया। उसका आधार क्या था? उसकी संरचना थी और उसका कंडक्शन टिश्यू था। माने कुछ में कंडक्शन टिश्यू होगा, कुछ में कंडक्शन टिश्यू नहीं होगा, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। इसकी संरचना के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया। अब चलिए दूसरे मुद्दे की बात करते हैं कि वो 3 नाम कौन कौन से हैं। 3 नाम में से पहला नाम थैलोफाइटा। यहीं पर इसका अर्थ आपको बता दें। थैलो का मतलब होता है थैलस। थैलस का मतलब होता है एक टोपी के आकार की रचना, गुंबज के आकार की रचना। फाइटा का मतलब होता है प्लांट, ऐसे पौधे जो गुंबज के आधार पर हो। बस पौधा हो तो गुंबज के आधार पर। अभी उनके सारे चित्र आपको दिखाएंगे कैसे गुंबज के आकार के, मतलब इतना छोटा पौधा हो कि आप मुट्ठी में उसको समेट लें। तो पहला पार्ट थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का जब गुंबज के आकार का होगा तो आपने पीछे के चित्र में, यहां देखिए जरा, इस पौधे में आप देखिए तो इसमें आपको जड़ दिख रही है, इसमें आपको तना दिख रहा है, इसमें बड्स दिख रही हैं, इसमें लीफ दिख रही है, इसमें फ्रूट दिख रही है। और जब ये गुंबज के आकार का हो जाएगा, आपकी मुट्ठी में आएगा, तो क्या ये सभी चीजें स्पष्ट होंगी? यानी जड़, तना, पत्ती सब कुछ स्पष्ट होगा? नहीं होगा। सब गुचुड़ पुचुड़ एक ही स्थान पर मिल जाएगा, तो वो थैलस जैसा दिखने लगेगा। यहीं पर हम ये बात भी आपको नोट करा देना चाहते हैं कि थैलोफाइटा में विभेदन रहित शरीर
विभेदन रहित, या डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। जड़ तना पत्ती में विभेदन नहीं हो सकता। देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन द ऑल पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ। विभेदन रहित शरीर। अच्छा, ऐसे पौधे क्या आपने संसार में देखे? बताइए जरा उदाहरण। और हम आपको उदाहरण, इसका बड़ा मनोरंजक उदाहरण है, बताते हैं। आप बरसात के दिनों में बहुत तेजी से दौड़ते हो, सड़क पर चलते हो, सड़क कच्ची है, कभी लंबे समय तक उसमें पानी भरा रहे तो सड़क पर हरा हरा ऊपर जमा रहे बरसात के दिनों में, और वहां पैर रखते हो, सीधे स्लिप, और स्लिप गिरे, हड्डी पसली गई। जिस पर स्लीप हुए थे आप, वो क्या थी? उसका नाम था काई। उसको कहते हैं एल्गी। तो थैलोफाइटा छोटे पौधे। अब देखो जरा, काई में क्या जड़ तना पत्ती सब कुछ दिख रहा है आपको? आप कहोगे नहीं साहब, नहीं दिख रहा। तो काई सबसे अच्छा उदाहरण है थैलोफाइटा का। चलिए, एक तो याद हो गया। दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा है ब्रायोफाइटा। शरीर में विभेदन तो होगा, शरीर में विभेदन तो है, विभेदन तो है, मतलब जड़ तना पत्ती तो है, दिखाई दे रहा है, मतलब इससे थोड़ा बड़ा पौधा मिलेगा। जड़ तना पत्ती अलग अलग पहचाने जा सकते हैं, अलग अलग दिखते हैं, पर संवहनी ऊतक नहीं होते। ये कंपटीशन का सवाल है। कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होंगे, यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे। किसमें नहीं होंगे? ब्रायोफाइटा में नहीं। याद कर लीजिएगा। इसका उदाहरण बता दो। इसका उदाहरण पूछा जाए कि ब्रायोफाइट। अच्छा, ब्रायोफाइट पर अभी जब हम क्लास के लिए आ रहे थे तो उसमें एक सवाल देख रहे थे, तो एमपीएसआई में भी पूछा है, पीएससी में भी पूछा है कि ऐसे पौधे का नाम बताइए जो एम्फीबियंस हो। एम्फीबियंस का मतलब होता है जो थल में भी रहता हो, पानी में भी रहता हो। ये ऐसे पौधे हैं जो पानी में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। इसीलिए ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस भी कहा जाता है। यहां ये भी नोट करना। उभयचर पौधे हैं, उभयचर पौधे। अब इसका उदाहरण बता दो। और ये उभयचर पौधे ऐसे होते हैं कि ये इनका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बहुत है, ब्रायोफाइट का। आप लोग गांव से जुड़े हुए लोग होंगे। पहले के ज़माने में जब चोट लगती थी, गंभीर चोट लगती थी, इन्फेक्शन ना हो, तो हम लोग एक पौधे का इस्तेमाल करते थे। यही लिखते हैं उसको बोलते थे घमीरा। अभी भी गांव में घमीरा का इस्तेमाल होता है। घमीरा का पौधा भी हम लाए हैं, उसको आपको दिखाएंगे। घमीरा को लगा देने से उसमें इन्फेक्शन नहीं होता था और घाव तुरंत भर जाता था। घाव भरने के लिए ये घमीरा जो है, ये आधे पानी में आधे सूखी जगह में दिख जाएगा आपको। उसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते थे घमीरा का, उसका रस निचोड़ करके घाव पे डालते थे, तो घमीरा का उपयोग। तो घमीरा ब्रायोफाइट है। चलिए आगे और डिस्कशन करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण भाग, महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन का पार्ट, ये है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा, इससे तो आप अर्थ समझ गए कि ट्रैकिया का मतलब ये जो हम लोगों के गले में नटई होती है, नटई जिसको गांव में बोलते हैं, यानी पाइपलाइन है। पाइपलाइन है मतलब जाइलम और फ्लोएम है। तो सबसे पहले तो हम यही लाइन लिख लेते हैं कि संवहनी ऊतक
संवहनी ऊतक है, संवहनी ऊतक है तथा जड़ तना पत्ती सब अलग अलग दिखाई देते हैं। अब ये जो ट्रैकियोफाइटा है, इस ट्रैकियोफाइटा को वैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा, तीन भागों में बांटा ट्रैकियोफाइटा को। ट्रैकियोफाइटा को एक नाम दिया, यहां लिख ले तीनों का नाम, फिर आगे विवरण देते हैं। तीन भागों में बांटा, एक को कहा टीरिडोफाइटा, याद कर लीजिए पहले, टीरिडोफाइटा। एक को कहा जिम्नोस्पर्म, और एक को कहा एंजियोस्पर्म। हालांकि ये भी हम डायग्राम लाए हैं, अभी थोड़ी देर में इसको भी समझाएंगे। टीरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टीरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। पहले तो आपको बताना है कि पूरे प्लांट ग्रुप को तीन भागों में बांटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा को तीन भागों में बांटा, टीरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म, टीरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का एक एक लक्षण आपको यही बता दें कि टीरिडोफाइटा का एक लक्षण आप ही बताइए या उदाहरण बताइए। टीरिडोफाइटा का उदाहरण है टेरेडियम, टेरिडियम। इसकी विशेषता यह है कि ये बीज रहित होते हैं, बीज रहित है, इसमें बीज ही नहीं होता, लो बाकी सब होगा, बीज नहीं होता। जिम्नोस्पर्म की विशेषता क्या होगी? इसमें बीज तो होगा साहब, लेकिन बीज खुले में होगा, यानी खोल रहित होंगे, खोल रहित होंगे। और इसकी विशेषता क्या होगी? ये खोल युक्त होंगे। ज्यादा विस्तार से हमें नहीं जाना है, क्योंकि ज्यादा विस्तार से हमारे कंपटीशन में सुपरफिशियल नॉलेज लेगा, हालांकि हम गहराई से आपको पढ़ा रहे हैं। तो ट्रैकियोफाइटा जिसमें संवहनी ऊतक है, उस संवहनी ऊतक वाले को तीन भागों में बांटेंगे, टीरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टीरिडोफाइटा में टेरिडियम आएगा, जो बीज रहित है, उसमें बीज होगा नहीं। जिसमें से बीज होगा वो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आएंगे। जिसमें जिम्नोस्पर्म का जो बीज होगा उसके ऊपर कवर ही नहीं होगा, खोल ही नहीं होगा, और एंजियोस्पर्म में खोल होगा। अब यहीं पर उदाहरण आप ही बता दो, जिसमें खोल नहीं होता, यानी जिम्नोस्पर्म। नाम सुना है, साइकस देखे हो? जिम्नोस्पर्म में यहां उदाहरण लिख लेना, साइकस। अभी हम दिखाएंगे, चित्र लाए हैं, चित्र भी दिखाएंगे। एंजियोस्पर्म को फिर से वैज्ञानिकों ने दो भागों में बांट दिया। क्या बांटा? एक बीजपत्री और दो बीजपत्री, मोनोकॉटलिडन और डाइकॉटलिडन। अंग्रेजी वाले मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट एक बीजपत्री जिसमें होता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक बीजपत्री का केला, प्याज, दो बीजपत्री का आम। अब ये पन्ना आपको याद रहेगा, ये पन्ना सिर्फ इतना जितना इस पन्ने में लिखा है, तो पूरा क्लासिफिकेशन प्लांट का आप याद कर लोगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा तीन भागों में, टीरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांट दिया, एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। एक बीजपत्री का उदाहरण केला, प्याज, दो बीजपत्री का उदाहरण आम। अब ये एक बीजपत्री, दो बीजपत्री क्या होता है, ये भी विवरण हम आपको आगे बताते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इसी क्लासिफिकेशन को कुछ इस तरह से बांटा है, ये भी देख लीजिए। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि पूरा का पूरा जो प्लांट किंगडम होगा, बात वही कह रहे हैं, उनको क्रिप्टोगैम्स और फिनेरोगैम्स में बांटा। बात वही कह रहे हैं,
कोई फर्क नहीं करे। इन्होंने क्रिप्टोगैम्स को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टीडोफाइटा में बांटा, फिनरोग्राम्स को जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में बांटा। कुछ वैज्ञानिकों के ये विचार थे। तो प्लांट किंगडम में ऐसे भी आ सकते हैं कि क्रिप्टोग्राम्स, फिनरोग्राम्स, क्रिप्टोगैम्स को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टीडोफाइटा, फिनरोगैम्स को जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्रम वही रहेगा, लेकिन ज़्यादातर मान्य जो क्लासिफिकेशन है जो हमने आपको पहले पढ़ाया है। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ये भी उसी के साथ ऐड कर दिया है। तो इस तरह से इसको देखिए। अब एक एक को, चूंकि हमने यहां से शुरुआत आप देखिए थैलोफाइटा से की। अब थैलोफाइटा में कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे गए उसकी विस्तार से जानकारी अब ये देखिए। थैलोफाइटा में हमने उदाहरण दिया काई का, याद करिए, है नहीं ये काई पत्थरों पर लगे हुए, ये काई का एक उदाहरण। फिर दूसरा एक काई देखे होंगे पानी के आसपास लगती है, तो ये काई का उदाहरण। फिर एक पौधे की हमने बात की घमीरा, ये ब्रायोफाइट में आता है, विभेदन युक्त क्षेत्र होता है घमीरा, और इसको हम चोट में एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइटा का सदस्य है, और ये एम्फीबियंस होता है। ये भी सवाल पूछा गया है, इसीलिए हमने इसका उदाहरण आपके सामने रखा है घमीरा का। फिर देखिए अगला उदाहरण टेरेडियम। टेरेडियम की विशेषता है इसमें बीज नहीं होगा, इसमें कहीं भी इस पौधे के अंदर आपको सीड नहीं दिखेगा। ये टेरेडियम है, विदाउट सीड। और ये सदस्य है टेरिडोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का। इसको भी पढ़िए, इसको भी देखिए। जब चित्रों के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो आपको याद जल्दी होगा। ये देखिए, ये सबके घर के आसपास लगे होंगे, ये हमारे घर के पास लगा है। तो इसको देखिए, ये खोल रहित, इसके जो सीड होते हैं ये सीड खोल रहित होते हैं। यहाँ पर बीज ये बनते हैं, तो इसमें बाहर से कवरिंग नहीं होती, ऐसे ऐसे बीज लगे होते हैं, गुच्छे में होते हैं ये। तो ये होता है साइकस, और ये आता है जिम्नोस्पर्म में। इसकी पत्तियां कटीली होती है, कटीली पत्तियों वाली ये संरचना होती है। फिर देखिए एक बीजपत्री का उदाहरण, जब ये जमीन से निकलता है, जैसे कोई सीड आप जमीन पर डालते हो, डाल दिया, ये मिट्टी है, ये मिट्टी से जब बीज बाहर की ओर निकलता है, तो यदि एक पत्त निकले जमीन से बाहर, जब एक पत्ती बाहर आए तो उसको एक बीज पत्र बोलते हैं। और जब आप देखो जमीन से निकलते हुए पौधे को और दो बीज पत्र दिखे, एक और दो, तो उसको द्विबीजपत्री कहा। आप कभी खेत पर जाओ, चने का एक बीज जमीन में डालो, अंकुरण के बाद जब वो जमीन के बाहर आए तो ये देखो कि चने से क्या दो पत्तियां बाहर आती हैं जमीन के जस्ट ऊपर, आप देखोगे दो पत्तियां बाहर आती हैं। तो ये इसका मतलब चना जो होगा वो द्विबीजपत्री होगा। देख लेना डाइकोटिलेडन में आएगा। लेकिन केला, अब मान लो गेहूं तो बोते हो गए आप लोग, गेहूं को जमीन में डालो, जब वो उगने की अवस्था में आ जाए, जमीन से निकलने वाला हो, तो देखना कि एक पत्ती बाहर आती है कि दो। आप देखोगे एक पत्ती बाहर आती है, यानी एक बीजपत्र है। तो ये बहुत सारे उदाहरण, केला का उदाहरण हमने यहां शामिल किया। प्याज तो लगाते हो, प्याज को देखोगे तो एक ही बीज पत्र बाहर आता है, जमीन में लगाओ आप प्याज को तो एक बीज पत्र बाहर आता है, तो एक बीज पत्री का वो हिस्सा होगा। इसी तरह द्विबीजपत्री, ये देखो आम या मैंगो,
मैंगो में जब कभी आप आम लगाओ या आम जमीन के ऊपर निकलता हुआ आए, गोही ऐसे नीचे डाल दो, और जब उससे ये बाहर कलिका निकलती है तो उससे 2 बीज पत्र निकलते हैं, देख लेना। इसलिए 2 बीज पत्री। तो इस तरह से उदाहरण चित्रों के द्वारा हमने आपको दिखा दिया है। तो 2 बीज पत्री क्या कहलाते हैं, कैसे बनते हैं, और इसके 2 बीज पत्री के उदाहरण आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिए। फिर हम आप थैलोफाइटा के विस्तार से, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे गए, उन सवालों को विस्तार से आपको समझाते हैं। कौन कौन से सवाल थे, किनका किनका जवाब आप कर सकते हो, कौन कौन से सवाल आपको कठिन लग सकते हैं, उन पर हम आते हैं। देखिए, थैलोफाइटा का हेडिंग बनाओ आप, थैलोफाइटा। पहला पॉइंट ही लिख लें, जिनका शरीर अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग का मतलब जड़ तना पत्ती, अलग अलग हिस्सों में नहीं बटा होता। इन्हें शैवाल पादप कहते हैं। एक सवाल तो ये पक्का हो गया कि इनकी बॉडी को हम 3 अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते, जड़ तना पत्ती। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो पीएनएसटी में पूछा गया, देखिए, शैवाल शब्द का उपयोग या एल्गी शब्द का उपयोग शैवाल उपयोग सर्वप्रथम 1755 में लीनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, शैवालों को या थैलोफाइट्स में आने वाली शैवालों को किस साइंस में पढ़ा जाता है, ये आपको भी पता होगा। जिस साइंस में पढ़ा जाता है उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। ये सभी कॉम्पिटिटिव सवाल है। और एक जो यूपीएससी में सवाल पूछा गया, किस किस जीव में सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है, आज नोट करो इसको, शैवाल में या एल्गी में सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है। पक्का है ये हरे भरे होते हैं। तो पचमा, एल्गी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये कॉलोनी में भी, माने ग्रुप में भी, कॉलोनी में भी पाए जा सकते हैं। अकेले में कौन सी एल्गी पाई जाती है, इसका एक उदाहरण याद रखिएगा, ये भी पूछा है आपके। स्पाइरोगायरा एक ऐसी एल्गी है जो अकेले में पाई जाती है, और जो कॉलोनी में पाई जाती है या ग्रुप में पाई जाती है उसका नाम है बॉल बॉक्स। ये 2 नाम याद रखिएगा।
स्पाइरोगायरा और बॉलवॉक्स। इसके आगे चित्र हम दिखाएंगे आपको, स्पाइरोगायरा कैसा होता है, बॉलवॉक्स कैसा होता है। छठवां पॉइंट लिखिएगा कि ये दोनों तरह के पानी में मिलते हैं। समुद्री पानी में भी मिलती हैं एल्गी, समुद्री में, समुद्री तथा मीठे जल दोनों में पाए जाते हैं। दोनों पानी में ये उपस्थित होते हैं। एक सवाल ये पूछा गया एमपीएसआई में कि इसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल किस रूप में होता है, तो इसको भी 7वें पॉइंट पर नोट करिएगा कि एल्गी में स्टोर्ड फूड स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में होता है। इनकी सेल वॉल काहे की बनी होती है, चूंकि ये प्लांट है। एल्गी की, ये भी सवाल पूछा है, एल्गी में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। एक और यूपीएससी में सवाल पूछा गया कि इनके जो जनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि जन्म तो करते हैं, जीव है, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये एक कोष की होते हैं कि बहुकोष की होते हैं? क्या पता है उसका उत्तर? आपको नहीं पता होगा। एल्गी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूनिसेलुलर होते हैं। एक कोष की होते हैं, याद करिएगा। 10वां महत्वपूर्ण पॉइंट, शैवालों को इनके शरीर में पाए जाने वाले पिगमेंट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहला लिखिएगा क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी, तीसरा रोडोफाइसी। जो सवाल आपके कंपटीशन में पूछे गए उन्हीं को सामने हम लिख देते हैं। इनको कहते हैं ग्रीन शैवाल, ग्रीन एल्गी। इनको कहते हैं ब्राउन एल्गी। इनको कहते हैं रेड एल्गी। याद कर लीजिएगा, रोडोफाइसी को दूसरा नाम है रोडोफाइसी, ब्राउन एल्गी का फियोफाइसी, ग्रीन एल्गी का क्लोरोफाइसी। अब इन पर जो सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ने पूछा है, उनमें पिछले 10 साल के सवालों को हमने इकट्ठे करते हुए आपका ये लेक्चर तैयार किया है। इसमें उसने पूछा है कौन सा पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफाइसी में, तो आप लिखिएगा इसमें क्लोरोफिल ए और बी, ये है पिगमेंट। और इसमें संचित भोज्य पदार्थ, एक बार पूछा है कि इसमें पीएनएसटी में कि संचित भोज्य पदार्थ क्लोरोफाइसी, जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है? लिखिएगा स्टार्च। एक लाइन में पढ़िए। फियोफाइसी जो ब्राउन एल्गी है उसमें क्लोरोफिल
ए और सी आप भर लीजिएगा, और इसमें क्लोरोफिल ए और डी, ये पिगमेंट होते हैं। इसको फ्यूकोजैंथिन भी कहते हैं, फ्यूकोजैंथिन भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्यूकोजैंथिन, ये अक्सर सवाल पूछते हैं। फ्यूकोजैंथिन फियोफाइसी में और रोडोफाइसी में फाइकोएरीथ्रिन होता है, फाइकोएरीथ्रिन होता है। इसमें जो भोज्य पदार्थ संचित होता है, इसमें होता है मैनिटोल, ये भोजन का नाम है, मैनिटोल के रूप में होता है। और इसमें जो होता है वो भी स्टार्च के रूप में होता है। तो ये सारे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे गए, याद कर लीजिएगा। क्रम से ऐसे ही नोट्स बनाइएगा और ऐसे ही नोट्स में सबको क्रम से लिख लीजिए। फाइकोरेथ्रिन, फ्यूकोजैंथिन, इसमें ए और सी, इसमें ए और बी, इसमें ए और टी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इनको क्रम से बोलते हैं। अब इसके बाद हमने आपसे कहा कि ये स्पाइरोगायरा, बॉलबॉक्स कैसे अकेले में कैसे कॉलोनी में होते हैं, इन चित्रों को आपको दिखा दें। ये देखिए स्पाइरोगायरा, ये एक एल्गी है, ये हमेशा अकेले अपना जीवन निर्वाह करती है, कभी ये कॉलोनी में नहीं पाई जाती। ये एक एल्गी है, ये एक एल्गी है, इस तरह से संरचना में दिखती है। तो इसको स्पाइरोगायरा को देखिएगा। संरचनात्मक विशेषता पर भी ऑब्जेक्टिव में या थोड़ा वो गहराई में जाकर के पूछेगा तो इस पर भी सवाल पूछ सकता है। तो इसलिए फिलामेंटस संरचना याद रखिएगा, ये फिलामेंटस होती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर वाली होती है। क्योंकि हम लोगों को एक भी सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छोड़ने ही नहीं, पिछले 10 साल के सवालों का कलेक्शन करके फिर उत्तर निकालना है। तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए बॉलबॉक्स, ये बॉलबॉक्स जो है ये अकेले यदि देखोगे आप तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, अकेले इसकी रचना। ये फ्लैजिला होता है, ये तैरती हुई अवस्था में मिलता है। लेकिन यदि कॉलोनी के रूप में देखोगे तो कॉलोनी के रूप में ऐसा मिलता है। ये देखिए सबसे छोटी संरचना के रूप में बॉलबॉक्स इस तरह से दिखाई देता है। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज और बता दें, जो सवाल पूछा गया आपसे, हम पूछें कि बर्फ पर, देखिए हर जगह एल्गी है, यदि बर्फ पर कोई एल्गी सरवाइव कर रही है, उग रही है, तो उसका क्या नाम होगा, या चट्टान पर कोई उग रही है उसका नाम क्या होगा। अब हम लाइव होते तो आज से पूछते। आप लोग जितना जल्दी सब्सक्राइब कर लोगे और जितना जल्दी 5 मिनट इसका बढ़ा लोगे, आप हमसे लाइव मिलोगे, तब इन सवालों को डिस्कस करने में मजा आएगा। बर्फ पर उगने वाले, बर्फ पर उगने वाले शैवाल, क्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स तथा चट्टान पर उगने वाले एल्गी लिथोफाइट्स कहलाते हैं। लिथो का मतलब पानी होता है। ये भी सवाल पूछा गया है एमपीएसआई में। एक सवाल और पूछा गया, वो भी आपको बता दें। आइसक्रीम, लिख लीजिएगा, आइसक्रीम, चॉकलेट, दंतमंजन, और जो सौंदर्य प्रसाधन होता है, सौंदर्य प्रसाधन में
इस्तेमाल होने वाले चिकने पदार्थ रेड एल्गी से आते हैं। जो आप क्रीम लगाते हो ना, रेड एल्गी से आते हैं, हरे वाली से नहीं आते, ब्राउन वाली से नहीं आते। एक एल्गी का नाम सुना होगा आपने, कारा। आगे हम चित्र में दिखाएंगे। कारा, कारा एक एल्गी है। कारा मच्छरों को निपटाता है, मॉस्किटो को, मॉस्किटोज को अपघटित करता है। सीधे सवाल उठाया है, वही पढ़ा रहे हैं आपको, अपघटित करता है। और इसे, कारा को ही इसे स्टोन बार्ट के नाम से भी जानते हैं, स्टोन बार्ट के नाम से भी जानते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल, ब्रोमीन कहां से मिलता है? ब्रोमीन, ब्रोमीन रेड एल्गी से प्राप्त होती है। यह भी सवाल पूछा गया। और उस एल्गी का नाम क्या है जो ब्रोमीन देती है? पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया उस एल्गी का नाम है। एक और सवाल, आयोडीन कहां से मिलती है? ब्राउन एल्गी से मिलती है। और वो ब्राउन एल्गी का नाम है लैमिनेरिया। दोनों सवाल कई बार परीक्षाओं के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, पढ़ जरूर लीजिएगा। इसके अलावा सलाद के रूप में, कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इसका फंजाई का क्या सब्जियों में इस्तेमाल होता है? पूरा लेक्चर पढ़ा करिए आप। पूरे लेक्चर में कोई हमने क्रॉस क्वेश्चन का पॉइंट छोड़ा ही नहीं, हर चीज बताने की आपको कोशिश की है। अल्बा और प्रोफाइरा, अल्बा और प्रोफाइरा, ये दो एल्गी ऐसी हैं जिनका उपयोग सलाद के रूप में, सलाद के रूप में किया जाता है। एक और बता दें आपको, अंतरिक्ष में जब लोग जाते हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, खाना भी घट सकता है कोई मजबूरी में, तो एक एल्गी बांध कर ले जाते हैं। उस एल्गी का नाम होता है क्लोरेला। ये एल्गी, क्लोरेला और स्पिरुलाइना, दो एल्गी में अधिकतम मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। अंतरिक्ष यात्री अपने साथ इनको ले जाते हैं। ये कई बार ये भी सवाल पूछा गया है। एक और, नास्टाक और एनाबिना, नास्टाक ये भी एल्गी है, और एक है एनाबिना। नास्टाक और एनाबिना दो ऐसी एल्गी हैं जिनका उपयोग नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में किया जाता है। एक रोग होता है
जिसका नाम है गेरुई रोग, गेरुई। ये चाय की पत्ती पर होता है गेरुई रोग, और इसको फैलाने वाली वो चाय की पत्ती के ऊपर ये एल्गी उत्पन्न हो जाती है और इसका नाम होता है सिफेलुरस एल्गी, सिफेलुरस एल्गी। ये क्या होता है, ये जैसे मान लो ये चाय की पत्ती है, तो ये एल्गी जो है ऐसे ऐसे यहाँ पर पूरी पत्ती पर, और इस पत्ती का रंग जो है गेरुआ कलर का हो जाता है, गेरुआ कलर। तो ये गेरुई रोग चाय की पत्ती पर। और एक और, ये देखो जो हमने आपको बताया था, इधर कारा के बारे में बताया, कारा, ब्रोमीन और आयोडीन। ये देखिए, ये गुच्छा का गुच्छा ये कारा है। ये अंतरिक्ष यात्री जो है इसको समेट करके ले जाते हैं। इसमें मैक्सिमम मात्रा में प्रोटीन है, मैक्सिमम मात्रा में प्रोटीन, चाहे तो इसको खा भी ले, और इसमें मैक्सिमम मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब करने की भी क्षमता होती है। मैक्सिमम मात्रा में पानी, प्रोटीन और पानी को ये सोखे रहता है। तो दोनों सुविधा अंतरिक्ष यात्रियों को मिल जाती है कारा में। तो ये कारा का एक चित्र। इसके अलावा एक चीज़ और बता दें आपको, अगर इसका नाम आपने सुना होगा, अगर का उपयोग, अगर का उपयोग अगर तो सलूशन बन जाता है। ये बनता किससे है, दो एल्गी हैं, उनका नाम लिखते हैं, जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया एंड ग्रेसिलेरिया। ये दो एल्गी हैं, इनका उपयोग करके अगर का सलूशन बनाया जाता है। और ये अगर का सलूशन प्रयोगशाला में टिश्यू कल्चर के लिए किया जाता है। इसका उपयोग लैब में अगर का किया जाता है। तो इतनी जानकारी एल्गी के बारे में है। इसके अलावा जितनी हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको जानकारी दी, कारा तक, इसका एक बेहतरीन नोट्स आप बनाने की कोशिश करें। स्पाइरोगायरा का भी, इसी के साथ चित्र भी बनाने की कोशिश करें। जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो लिखने की कोशिश करें। चित्रों को लगाने का एक उद्देश्य है कि आपको याद हो जाए। और साथ में प्लांट किंगडम का जो हमने क्लासिफिकेशन पहले बताया है वो सर्वमान्य है, पर कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा है, तो उसको भी हमने लिखा है। एक प्लांट में कितने भाग होते हैं उसको विस्तार से आप जानें। और प्लांट के इस क्लासिफिकेशन का एक पार्ट, ये थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टीडोफाइटा का जो एक हिस्सा है वो आज पूरा हुआ है। अभी ये कंटिन्यूअस आगे जारी है। आगे जारी करेंगे तो थैलोफाइटा में जो एल्गी वाला हिस्सा था उसको विस्तार से, जितने सवाल हमको ढूंढे मिले पिछले 10 सालों के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, सबको हमने इकट्ठा किया है, सबको दिया है। आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। कमेंट बॉक्स में आपको लेक्चर कैसा लगा, आप इसमें सुधार क्या चाहते हो, और जब ऐसा लिखोगे आप तो हमको पढ़ाने में भी सहूलियत होगी और नया क्या जोड़ें ये भी हमको सहूलियत से आपको बताने में आराम रहेगा। आपने लेक्चर को अच्छी तरह से बात किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को जितना जल्दी सब्सक्राइब कर लोगे उतने जल्दी हम लाइव यूट्यूब पर आ जाएंगे, आपकी समस्याओं को सीधे लाइव देख पाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।
नमस्कार।